साल था 1975। दिल्ली की सर्दी में स्वीडन की वॉन शेडविन कनॉट प्लेस घूम रही थी। इसी दौरान उन्हें एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट दिखा जो सिर्फ 10 मिनट में पोर्ट्रेट बनाने का दावा कर रहा था। उसे देखकर उन्हें अपना पोर्ट्रेट बनाने का ख्याल आया, लेकिन उस आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया। वो अगले दिन फिर वापस आई और दोबारा अपना पोर्ट्रेट बनवाया। पोर्ट्रेट के रिजल्ट में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन इस मुलाकात से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गई। आर्टिस्ट का नाम था महानंदिया। उनका होम टाउन उड़ीसा में था और उस मुलाकात के बाद महानंदिया ने वॉन को उड़ीसा घुमाया, जिस दौरान दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वॉन वापस स्वीडन चली गई और 1 साल तक दोनों सिर्फ लेटर्स के थ्रू टच में रहे। महानंदिया स्वीडन नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पास प्लेन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और 22 जनवरी 1977 को साइकिल से ही स्वीडन के लिए निकल पड़े। लगभग 5 महीने बाद 28 मई को वो यूरोप पहुंच गए और फिर स्वीडन जाकर वॉन को मिले। दोनों ने स्वीडन में एक बार फिर शादी की और तब से दोनों साथ ही रह रहे हैं। अब ये कहानी सुनने में भले ही फिल्मी लग सकती है कि एक इंसान अपनी वाइफ से मिलने के लिए 6 महीने तक साइकिल चलाकर कई देश पार करके कैसे पहुंच सकता है, लेकिन ये सच है और महानंदिया को यह बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती, क्योंकि उनका कहना है कि I did what I had to. I had no money, but I had to meet her. I was cycling for love, but never loved cycling. It's simple. और दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद यही तो अनकंडीशनल और सेल्फलेस प्यार है ना। लेकिन मेरा आपसे यहाँ एक सवाल है। जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई के दौरान में, यानी 1960 से 1996 तक पैदा होने वाले लोगों में इस सेल्फलेस लव के लिए डेडिकेशन काफी कॉमन बात है। लेकिन क्या यही डेडिकेशन जेन जी यानी 1997 के बाद पैदा होने वाली जनरेशन में भी देखने को मिलता है? आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। ऑल्दो एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, मगर ये बात सच है कि जेनजीज में रिलेशनशिप के डायनामिक्स काफी बदल चुके हैं। ये जनरेशन सोशल एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शिफ्टिंग कल्चरल नॉर्म के जाल में फंसकर लव और कंपैशन के लिए अपने अप्रोच को बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनजी जनरेशन एक तरफ तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट से दूर भागती है, वहीं दूसरी तरफ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिचुएशनशिप जैसे नए रिलेशनशिप क्राइटेरियाज को प्रेफर करती है। एंड फॉर अ रेफरेंस, वाइपल सर्वे डेटा की इस रिपोर्ट को देखिए। इस सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 34% जेनजी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जबकि मिलेनियल्स ये जनरेशन वाई में ये नंबर 68% था। वहीं 29% जेनजी पॉपुलेशन इस बात पर एग्री करती है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, जबकि मिलेनियल्स में ये नंबर सिर्फ 5% है। यानी 34% जेनजी पॉपुलेशन कमिटेड रिलेशनशिप में रही है, जबकि 29% कभी कमिटेड नहीं रहे। लेकिन बचे हुए 27% लोग कहीं बीच में फॉल करते हैं, जिसमें सिचुएशनशिप भी शामिल है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जेनजीज में रिलेशनशिप के चेंजिंग डायनामिक्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि चेंजिंग डायनामिक्स के पीछे रीजन क्या है। चेंजिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स में सबसे पहला डायनामिक है ढेर सारे ऑप्शंस। आज इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस बढ़ने के साथ साथ इस जनरेशन का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा बढ़ा है और इस एक्सपोजर में डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया भी शामिल है। इस फिनोमिनन की वजह से यंग लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ अप्रोच काफी तेजी के साथ चेंज हुआ है। ट्रेडिशनली रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जहां इंडिविजुअल्स टिपिकली अपने इमीडिएट सोशल सर्किल के थ्रू पोटेंशियल पार्टनर से मिलते थे। एग्जाम्पल के लिए अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए ही हमें पार्टनर्स मिलते थे। लेकिन डिजिटल एज ने डेटिंग और इंटरपर्सनल कनेक्शन के लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ डेटिंग एप्स का है। इन प्लेटफॉर्म के चलते यंग लोगों के लिए पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करना बेहद इजी हो चुका है। सिंपली कुछ पिक्स अपलोड करके और बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करके डेटिंग एप्स पर इजीली अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, जिसके बाद सिर्फ राइट स्वाइप और क्लिक करके आप पार्टनर्स के डिफरेंट ऑप्शंस को देख सकते हैं और उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। यही कारण है कि टिंडर से लेकर बम्बल और हिंज जैसी एप्स आज इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, क्योंकि ये यंग जनरेशन को एंडलेस ऑप्शंस दे रही हैं। इतनी सारी चॉइस की वजह से जेनजीज का रिलेशनशिप को लेकर परसेप्शन और वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं। अब ये जनरेशन डीप और लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करने पर फोकस नहीं करती, बल्कि अब डेटिंग को लेकर अप्रोच और भी ज्यादा कैजुअल हो चुका है। इस रीजन की वजह से डेटिंग ऐप पर लोगों को एक अच्छा मैच मिल भी जाता है तो भी वो बेटर ऑप्शंस की तलाश में कंटिन्यूअसली नए पार्टनर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि अबंडेंस ऑफ चॉइसेस में लोगों के मन में ये परसेप्शन होता ही है कि हो सकता है कि भाई अगला ऑप्शन इससे भी बेटर हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई केसेस में एक अच्छा पार्टनर होने के बावजूद लोग एक सिंगल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करा तो भी दे विल गेट अनदर पार्टनर सून।
डेटिंग एप्स के अलावा सोशल मीडिया भी रिलेशनशिप्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे कपल्स अपनी डेली लाइफ को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से व्यूअर्स और यूजर्स का रोमांस और रिलेशनशिप के बारे में परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। अब आप सब एक बात जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक चीज सच नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाले कपल्स भी कुछ दिनों बाद डिवोर्स की सुर्खियों के साथ नजर आते हैं। लेकिन इसकी वजह से ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन के मन में रिलेशनशिप को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से रियल लाइफ कनेक्शंस में कंपैरिजन और डिससैटिस्फैक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आसान शब्दों में कहूं तो रिलेशनशिप गोल्स जैसा कंटेंट जेनजी पर आइडियलाइज पार्टनरशिप को बनाने का प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लोग इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि रिलेशनशिप बाहर से कैसा दिख रहा है, ना कि इस बात पर कि असल में उनका रिलेशनशिप कैसा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करने की एबिलिटी की वजह से रिलेशनशिप की बाउंड्रीज एक्सपैंड हो चुकी हैं। यानी जेनजी अब ऑनलाइन रिलेशनशिप, वर्चुअल कम्युनिटी और यहाँ तक कि पैरा सोशल रिलेशनशिप यानी किसी पब्लिक फिगर के साथ वन साइडेड रिलेशनशिप को भी एक मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ कनेक्शन समझते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल फेस टू फेस रिलेशनशिप और डिजिटल इंटरेक्शन के बीच की लाइन थोड़ी धूमिल पड़ चुकी है। दोस्तों, जेनजी के इस दौर में ऐसे बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जिन्हें इन्वेंट किया गया है। ये टर्म्स आपको एक बेटर आइडिया देंगे कि किस तरह से जेनजीज के लिए रिलेशनशिप का मीनिंग चेंज हो गया है। अब आपने एक टर्म सुना होगा सिचुएशनशिप, पर ये होता क्या है? सिचुएशनशिप आखिर है क्या? आसान वर्ड्स में समझते हैं। क्या आप किसी के पार्टनर हैं लेकिन आप एग्जैक्टली एक रिलेशनशिप में नहीं हैं? आप और आपके पार्टनर एक कपल की तरह ही रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं है और ना ही फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई डिस्कशन किया है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो एक्चुअली आप रिलेशनशिप में नहीं बल्कि सिचुएशनशिप में हैं। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बोलूं तो एक सिचुएशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती और ना ही रिलेशनशिप का टैग होता है। सिचुएशनशिप में अफेक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर और साथ में टाइम स्पेंड करने जैसी चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं। इस सिचुएशन में रिलेशनशिप हमेशा अनडिफाइंड रहेगा, जहां आपको और आपके पार्टनर को ये पता नहीं होगा कि रिश्ता असल में क्या कहलाता है। अब जेनजीज के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन के बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं, जैसे इस तरह के रिलेशनशिप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जहां एक तरफ कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत सारी इमोशनल एनर्जी कंज्यूम होती है, वहीं सिचुएशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह से जब लोगों को जरूरत होती है तब अनइमोशनल प्रेजेंस और पर्सनल कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उन्हें फ्रीडम भी मिल जाती है। लेकिन ये उन कपल्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जिनमें से एक को सिचुएशनशिप चाहिए मगर दूसरे पार्टनर को रिलेशनशिप से अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इवन कई केसेस में पहले दोनों पार्टनर्स सिचुएशनशिप में एंटर करते हैं, लेकिन बाद में एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। दूसरा टर्म है घोस्टिंग। अब मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अचानक एक दिन आपका पार्टनर आपसे हर तरह के कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। यानी आप जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे, सडनली उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। इसे हम कहते हैं घोस्टिंग। अब लंबे समय तक आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, लेकिन अचानक से एक दिन वो आपकी लाइफ में वापस आ गया। इसे ज़ॉम्बीइंग कहते हैं। थर्ड है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग एक मैनिपुलेटिव एक्ट होता है जिसमें अपने फ्लर्टिशियस बिहेवियर के जरिए किसी इंडिविजुअल को रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रखते हैं। फोर्थ है बेंचिंग। मान लीजिए आप किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं और रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके अलावा भी किसी इंडिविजुअल को बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, ताकि इन केस आपके साथ रिलेशनशिप एंड होता है तो आपका पार्टनर उस इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। इसे बेंचिंग कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी टर्म्स का मीनिंग समझने के बाद ये एक्ट्स आपको एक्चुअली बहुत अनएथिकल लग रहे होंगे, जो एक्चुअली में है भी। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि आज की जेनजी जनरेशन में ये टर्म्स बहुत कॉमन है। दोस्तों, यंगर जनरेशन के लिए कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट भी टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। जहां एक तरफ प्रीवियस जनरेशन कमिटमेंट को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की फाउंडेशन की तरह देखते थे, वहीं दूसरी तरफ जेन जी अपनी पर्सनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये जनरेशन ऐसे पार्टनर को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो उनकी इंडिविजुअल एस्पिरेशन को सपोर्ट करे और ये रिकॉग्नाइज करे कि हेल्दी रिलेशनशिप पर्सनल डेवलपमेंट को एनहांस करने वाला होना चाहिए, ना कि हिंडर करने वाला। पर्सपेक्टिव में आने वाला ये शिफ्ट वर्क और एजुकेशन के चेंजिंग नेचर की वजह से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। फॉर एग्जांपल, अब यंगर जनरेशन अपने पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप और कमिटमेंट हमेशा उनकी पर्सनल गोल के बाद आते हैं और सेकेंडरी होते हैं।
क्योंकि ज्यादातर केसेस में इंडिविजुअल्स को अपनी नेटिव प्लेसेस छोड़कर जाना पड़ता है और किसी दूसरे शहर में पढ़ाई या जॉब करनी पड़ती है। इसकी वजह से वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में बनकर नहीं रहना चाहते। एज अ रिजल्ट वो कैजुअल डेटिंग या सिचुएशनशिप की तरफ और भी ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं ताकि वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर सकें, जबकि कमिटेड रिलेशनशिप के आइडिया को वो अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए रिजर्व रखते हैं और सेटलमेंट के बाद भी इस आइडिया पर वर्क करते हैं। कमिटमेंट की तरफ इस जनरेशन के चेंज होने वाले एटीट्यूड का बहुत बड़ा रीजन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी है। ये जनरेशन इमोशनल वेलबींग और ओपन कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। यही रीजन है कि जेनजी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप चाहती है जो अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में आपको एक परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट सिचुएशंस नहीं मिलेंगी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप आपको हर रिलेशनशिप में रखना होता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिवनेस इतनी ज्यादा है इस जेनजी जनरेशन में, जिसकी वजह से ये कभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाते। अब हमने प्रॉब्लम के बारे में तो इतना डिस्कशन कर लिया, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी है? अगर इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करें तो काफी मुश्किल है ये, और वो इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जिसने एक पूरी जनरेशन को टेक ओवर किया है। स्टिल जेनजी की इस रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इस जनरेशन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को फॉस्टर करने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करने वाले एजुकेशनल प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इससे यंग लोगों को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलेगी और ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन भी बनाया जा सकेंगे। इसके साथ मॉडर्न रिलेशनशिप के चैलेंजेस के बारे में एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए ताकि इस जनरेशन के लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। माइंडफुल डिजिटल एंगेजमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के एक्सेसिव यूज के पोटेंशियल लॉसेस के बारे में यंग जनरेशन को पता होना चाहिए ताकि उनके अंदर हेल्दी डिजिटल हैबिट्स डेवलप हो सके। सिर्फ यही नहीं, टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बैलेंस अप्रोच को इनकरेज किया जा सकता है ताकि इंडिविजुअल ऑनलाइन इंटरेक्शन की जगह इन पर्सन रिलेशनशिप में अपना टाइम और एनर्जी ज्यादा डिवोट करें। यहीं से ऑफलाइन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को भी रीइंफोर्स करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए यंगर जनरेशन को कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज और वॉलंटियर प्रोग्राम जैसी अपॉर्चुनिटीज में इंगेज किया जा सकता है। और दोस्तों, उसके साथ ही अब शायद वो टाइम आ गया है जहां पे पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी ओपनली रिलेशनशिप्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें, बिकॉज आज के एक्सेसिव कंटेंट कंजम्पशन के ज़माने में शायद पेरेंट्स और फैमिली ही हैं जो एक इंडिविजुअल को, जो एक यंग जनरेशन को जेन्युइन एडवाइस दे सकते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ लव और कंपेनियनशिप के डायनामिक्स इवॉल्व हो रहे हैं। रिलेशनशिप की मीनिंग में इस बदलाव के साथ साथ जेनजी का इंटीमेसी और कमिटमेंट की तरफ अप्रोच भी चेंज हुआ है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये जनरेशन कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा एंगेज होने की तरफ इंक्लाइन हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी देती हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बजाय एक्सप्लोरेशन में बिलीव करती हैं। मगर इस सोसाइटल शिफ्ट से आने वाले चेंजेस का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अभी देखा जाना बाकी है, और ये जनरेशन कैसे रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को पर्सनल वैल्यू और डिजायर के साथ अलाइन करती है, ये बहुत क्रूशियल होगा। दोस्तों, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या थॉट प्रोसेस है इन मॉडर्न एज रिलेशनशिप्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।